क्या हाल है बच्चों। बच्चों आज चुके हम अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की बिल्कुल ही नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, उसकी वेक्टर फॉर्म को भी अच्छे से समझ लिया था। उससे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे और ये भी रिकमेंड किया था कि आप मेरी वेक्टर्स वाली वीडियो देख लेना एक बार। उसका लिंक मैं इस वाले वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। क्लास 12 की फिजिक्स में वेक्टर्स का आपके लिए उंगलियों पे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर्स ही सारी क्वांटिटी ही वेक्टर क्वांटिटी है। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फिर फोर्सेस के बारे में बात हुई, सब वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसलिए वेक्टर तो आपको आना ही चाहिए, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको जरूर देख लें। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, एक सेकेंड शुरू से कर दो स्लाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। नंबर एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जब कोई पॉइंट चार्ज होता है तो फील्ड, ऐसे फील्ड है क्या, पहले तो हमें यही समझना है। और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कैसे जनरेट होता है, फील्ड का असली मोटिव क्या है, क्यों ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, ये सारी बातें क्लियर करनी है। बच्चों कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जब दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स आती है। ठीक है, और इस फोर्स को निकालने का तरीका भी हमें कूलम्ब ने बता दिया था। ठीक है बात। अब ध्यान दो जरा, ये जो फोर्स है ये किसने लगाई यहाँ पर, इस चार्ज ने, ये तो यहीं बैठा हुआ है। यानी इनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, बिना कांटेक्ट के ही बहुत ही दूर से फोर्स लग गई अपने आप। तो अगर मान लो ये चार्ज यहाँ से मैं रिमूव कर दूं, इस चार्ज को मैं यहाँ से हटा दूं, तो फिर ये फोर्स कितने लगाई। जैसे मैं इस चार्ज को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, इसका मतलब ये फोर्स भी यहाँ से गायब हो जाएगी। चार्ज है तो फोर्स है, और जब मैं चार्ज हटा लूं तो यहाँ पे क्या बचा इस पी पॉइंट पर। तो बच्चों इस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि फोर्स लग कैसे रही है। तो इसी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, फील्ड कॉन्सेप्ट। कि ये बताया जाता है कि ये जो चार्ज है हमारा, इस चार्ज ने अपने चारों तरफ के फील्ड पर कुछ इफेक्ट पैदा किया हुआ है। अब वो जो इफेक्ट वहां पहुंचता है, उस इफेक्ट के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो इफेक्ट उस चार्ज पे फोर्स लगाता है, ना कि ये चार्ज लगाता है। कहने का मतलब इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का चार्ज है, तो इस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, एक डिस्टरबेंस पैदा की हुई है अपने चारों तरफ की फील्ड में। और जब उस डिस्टरबेंस के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो डिस्टरबेंस उस चार्ज पर फोर्स लगाती है। समझ में आई बात यहां तक। इसी डिस्टरबेंस को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ ज्योमेट्रिकली ही रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन के जवाब देने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। समझ में आई बात। रियलिटी इससे बहुत अलग है। क्लियर होगी बात यहां तक। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, लेट अस कंसीडर ए चार्ज क्यू प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में एक चार्ज रखा हुआ है, अगर मैं इसके पास कोई दूसरा चार्ज रख दूं किसी पॉइंट पी पर, तो उस चार्ज पे क्या लगने लगेगी, फोर्स लगने लगेगी। ठीक है। अब जो फोर्स की वैल्यू है हमने कूलम्ब लॉ में सीखा था, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स हमने पढ़ी है। ठीक है। अब अगर मैं इस वाले चार्ज को यहाँ से हटा दूं तो ये फोर्स भी गायब हो जाएगी, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, फिर यहाँ पर इसका इफेक्ट बच जाएगा, मतलब इसकी फील्ड बच जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। आई होप आप अच्छे समझे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर ध्यान दो जरा। नाउ इफ चार्ज क्यू इज रिमूव देन व्हाट इज द लेफ्ट इन सराउंडिंग। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से हटाऊं तो सराउंडिंग में क्या बचेगा, क्या कुछ भी नहीं बच सकता। तो यही बात का जवाब देने के लिए आया है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। In order to answer such question and to study the effect of a charge, concept of electric field is introduced. इस इफेक्ट को समझने के लिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे फोर्स लग रही है, इन सब के आंसर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं अपनी। अब ध्यान दो बच्चों जरा, तो इस कॉन्सेप्ट को लगाकर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है। अब दो चार्जेस हैं, इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी है, यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। और क्योंकि ये वेक्टर आर है तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी होगा आर कैप। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये है मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन। समझ में आ गई बात यहां तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मान लो अगर इस फोर्स में से मैं इस टेस्ट चार्ज को रिमूव कर दूं, हटा दूं, डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर क्या बचेगी, फील्ड बच जाएगी। समझ में आ रही बात यहाँ तक।
टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका अपना कोई भी फील्ड नहीं होता। ठीक है बात यहां तक? मतलब अगर ये चार्ज यहाँ पर फील्ड बना रहा है तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कोई और फील्ड नहीं बनेगी जिससे हम इसकी फील्ड को कोई इंटरप्ट करने वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इतना छोटा चार्ज होता है ये, ऐसे चार्ज को टेस्ट चार्ज बोला जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, अब अगर मैं इस फोर्स को इस फोर्स में से टेस्ट चार्ज हटा दूं तो जो एक्सप्रेशन बचेगी वो एक्सप्रेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये है के, इसको के बोलते हैं, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ में आ रही बात यहां तक? अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन से पहले यूनिट देख लो। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, और एक दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ये देखो न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर आपको नेक्स्ट सेक्शन में पता चलेगा कैसे होती है, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन डेवलप कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। डायरेक्शन क्या होती है? जिस भी पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट से चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होती है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? इसी लाइन पर या तो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। आउटवर्ड कब होगी और इनवर्ड कब होगी अब सीख लेते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों आपके सामने है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है। ठीक है, रेडियली का क्या मतलब है? मान लो ये कोई चार्ज है क्यू, अब मुझे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से इस चार्ज को सेंटर मानकर आप एक सर्कल बना लो। ठीक है, अब इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियस के अलोंग, देखो ये रेडियस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाते हैं तो रेडियस होती है, इसके अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड्स। समझ में आई बात? किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, यहां पर निकालना चाहते हो तो यहां बना लो सर्किल, तो रेडियली आउटवर्ड्स। समझ में आ रही बात यहां तक? निगेटिव चार्ज के लिए देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए तो रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स। किसी भी पॉइंट पर मान लो यही बनाया हमने सर के लिए, तो इस पॉइंट पर ये सेंटर हो गया, सरकमफ्रेंस हो गई, तो रेडियली इनवर्ड्स मतलब फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की तरफ होगी। समझ में आ रही बात यहां तक? फॉर नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, अब फटाक से इस क्वेश्चन को करिए, 2 मिनट का समय लीजिए, अपनी इस वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से इसका आंसर निकाले, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीन को फिर से पॉज कीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को पढ़कर इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है बच्चों, टाइम्स अप। मैं दिखाता हूँ बच्चों, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। लैंग्वेज को ब्रेक डाउन भी करना आना चाहिए आपको। ठीक है, ये कह रहा है एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका मास है 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम का क्या मतलब है? मिली के लिए यहाँ लगा दो 10⁻³ समझ में आई बात? एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर कहीं पे मिली लिखा है तो उसका मतलब है 10⁻³ माइक्रो लिखा है 10⁻⁻6, नैनो लिखा है 10⁻⁻9, पीको लिखा है 10⁻⁻12। ठीक है, इसी तरीके से किलो लिखा है 10⁻3, मेगा लिखा है 10⁻6, गीगा लिखा है 10⁻9। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, किलो, मेगा, गीगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक? मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर मास दिया था इस वाटर ड्रॉपलेट का, ये वाटर ड्रॉपलेट है हमारी। ठीक है, ये नीचे गिरी, ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। मास है इसका 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम है 10⁻10 × 10⁻³ ग्राम, या इसी को लिख सकते हैं 10⁻⁻2 ग्राम, है ना?
ए पावर 1 है, माइनस की, अब -2 बचेगा। पर हमें चलना है एमकेएस में, मीटर किलोग्राम सेकंड में, तो हमें मास चाहिए किलोग्राम में। अब अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो बच्चे बहुत इजी सी बात है, या तो 10 की पावर 3 से आप डिवाइड कर दो, या फिर 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करते हैं ना बच्चों, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ये किलोग्राम में बदल जाएगा। ये पावर ऊपर चली जाएगी, 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर -3 किलोग्राम, और ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -5 किलोग्राम। समझ में आया था? मास समझ में आ गया अब? ठीक है, ये तो इजी सी बात थी। तो मतलब ये जो ड्रॉपलेट है इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगा हुआ है, वो होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये है मास, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो है मिलीग्राम। समझ में आ गई बात? अब क्योंकि ड्रॉपलेट नीचे जा रही है, ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी, बट इसमें कहा है कि जो ड्रॉप है हमारी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है 1.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, मींस ये पॉजिटिवली चार्ज है हमारे पास। ठीक है, अब इसने कहा है कि ये नीचे नहीं गिर रही, ये तो एक जगह पर रुक गई। एक जगह कब रुकेगी? मतलब कोई और फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। समझ में आ रही बात यहां तक? और स्टेशनरी होने का मतलब है कि दोनों फोर्स आपस में क्या है, ये इक्वल। ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अब हमें पता है किसी भी चार्ज्ड बॉडी पर केवल इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग सकता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। अब सिंस क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। जब फोर्स ऊपर को है तो इसका मतलब फील्ड भी ऊपर को होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछो व्हाट इज द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रही बात यहां तक? अब हमें क्या करना है, दोनों फोर्स को इक्वेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के, तभी ये स्टेशनरी रहेगी। अगर ऊपर वाला बड़ा हो गया तो ये ऊपर को चलना शुरू कर देगी, नीचे वाला बड़ा होगा तो नीचे को चलना शुरू कर देगी। दोनों इक्वल है तो ये कहीं भी नहीं जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। समझ में आ रही बात यहाँ तक? यही बात समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट सारा यहाँ तक? ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखो, ये किया हुआ है। देखो ये है वाटर ड्रॉपलेट, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स QE ऊपर की तरफ, चार्ज इनटू फील्ड, फील्ड भी हमारा ऊपर की तरफ, अभी समझाया आपको मैंने। अब इक्विलिब्रियम में आने के लिए दोनों फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा। mg इक्वल टू QE, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये चार्ज मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, मास रख देंगे यहाँ पर, मैं रखता हूँ। मास हमारा कितना है, 10 की पावर -5 किलोग्राम। जी की वैल्यू बोला है 10 ले लो, ले लिया। चार्ज बताया गया है वो 1.5 इंटू 10 टू दावर -6। समझ में आ रही बात यहाँ तक? पॉइंट हटा देंगे तो जीरो आ जाएगी। ठीक है, दो जीरो से -3 बचेगा, और ये -6 ऊपर जाएगा, +6 बन जाएगा अपॉन 15। अब -3 और +3 और +6 कितने बचेंगे, 10 की पावर प्लस के 3 बचेगी अपॉन 15, मींस 1000 अपॉन 15 आ जाएगा। 1000 को 15 से डिवाइड देंगे तो 66.67 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर होगी बात यहाँ तक आपकी? ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। अब बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। एक चार्ज के लिए हमने फॉर्मूला देख लिया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर बहुत सारे चार्ज हो और किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाना तो क्या करना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये अरब का कॉन्सेप्ट यहाँ देखे ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारे चार्जर, एक चार्ज के सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर सम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसी पॉइंट पर सभी चार्जेस की वजह से। समझ में आ रही बात यहाँ तक? हर एक चार्ज का इंडिविजुअल फील्ड यहाँ बन रहा होगा, अगर मैं उन सबका वेक्टर सम कर दूं तो मुझे इसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये बात इसने बताई है। देखो ये सब वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, कि भाई ये जो पॉइंट पी है, ये Q1 कितने पोजीशन पर है, यहाँ से पोजीशन वेक्टर क्या है। समझ में आई बात? आई कैप, जे कैप, के कैप, मतलब 3D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है। ठीक है,
अब आपको तो ध्यान रखना है इस चीज का। अब ध्यान दो जरा, ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन क्या होगी, r1 कैप। तो अब मैं कैप ही ले लेता हूँ, डायरेक्शन की बात ही कर लेते हैं सीधी यहाँ पर। r2 कैप डायरेक्शन ये हो गई, r3 कैप डायरेक्शन ये हो गई, और r4 कैप डायरेक्शन ये हो गई इधर को, ठीक है। अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो वो सिर्फ r1 होगी, ठीक है। डायरेक्शन की बात करूँ तो वो r1 कैप होगी। अब प्रॉपर वेक्टर की बात करें तो r1 वेक्टर की बात हो जाएगी। समझ में आ रही बात यहाँ तक, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहले चार्ज के लिए निकालेंगे, के तो कांस्टेंट है आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चारों चार्जेस की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी वेक्टर फॉर्म का सम करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक। तो पहले वेक्टर फॉर्म के हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो पहले चार्ज के लिए देखो, के तो कांस्टेंट आ गया, चार्ज कितना q1 आ गया, और डिस्टेंस कितनी है r1, तो r1 का स्क्वायर आ गया, और डायरेक्शन क्या है r1 कैप, r1 कैप। तो मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन आ गई। इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए, फोर्थ वाले के लिए, ठीक है। आप चारों के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करके किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। क्लियर है बात। अभी मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा इसको अप्लाई कैसे करते हैं। समझ में आ रही बात, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए और इसका आंसर निकाले, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब करके दिखाते हैं इसको। पहले लैंग्वेज समझिए। इसने कहा है 2 पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, ये पॉजिटिव है, और ये 10 माइक्रोकूलम नेगेटिव, मतलब मैग्नीट्यूड में तो सेम है पर अपोजिट नेचर के है। समझ में आ रही बात यहाँ तक। ए और बी पॉइंट पर रखे हुए हैं और बीच की सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। तो ले लेते हैं, ये हमारा हो गया प्लस 10 माइक्रोकूलम, ये पॉइंट ए पर रखा है, और ये हमारा हो गया माइनस 10 माइक्रोकूलम, और बीच की डिस्टेंस हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, हमें किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब ए बी को बाइसेक्ट करना है। सेंटर में तो बाइसेक्ट क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे किया होगा किसी ने, कोई 90 डिग्री वाली लाइन में बाइसेक्ट किया। अब इसने कहा ये पी पॉइंट है, ये इस बाइसेक्टर पर है, और ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिडल पॉइंट। ये जो मिडल पॉइंट है इससे 12 सेंटीमीटर को ऊपर भी ले सकते हो, नीचे मर्जी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हो P, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दीज टू चार्जेस। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला चार्ज इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा रेडियली इनवर्स डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात यहाँ तक। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पर, इस चार्ज में, तो डिस्टेंस ये लेनी पड़ेगी, ये बनेगी r, इसकी वजह से भी यहाँ पर चाहिए तो ये बनेगी r। अब ये 12 है और ये 5 बन जाएगी क्योंकि बाइसेक्ट हो चुका है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169, 169 का रूट 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 144, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू अंडर रूट 169, और ये 169 किसके इक्वल होता है 13 के, तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। अभी आप इसको नोट करिए, समझ में आए। लैंग्वेज, लैंग्वेज मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, आप सॉल्यूशन की प्रॉपर सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ये देखो बच्चों, ये है हमारा प्रॉपर डायग्राम। 10 सेंटीमीटर प्लस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, 12 सेंटीमीटर पर पी पॉइंट है, ये 5 बची है, ये 5 बची है, और हमने अभी बताया ये 13 निकाली थी हमने। समझ में आ रही बात यहाँ तक, ठीक है। ये है 13 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनो,
इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, एक तो बनी है पॉजिटिव की वजह से ई ए आउटवर्ड डायरेक्शन में, एक बनी है नेगेटिव चार्ज की वजह से ई बी रेडियली इनवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये दोनों, ये एंगल देखो आप, ये वाला एंगल हमें नहीं पता, हमने थीटा मान लिया इसको, ठीक है। अब क्योंकि दोनों एंगल सेम होंगे, सेम क्यों होंगे, क्योंकि ये भी 13 ये भी 13, तो सेम साइड के सामने सेम ही एंगल मिलेगा, समझ से सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अगर आप पूरा देखें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो, क्रॉसपोंडिंग एंगल, पता है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखोगे आप, ये थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल, ऐसे क्रॉस कर दे, ठीक है। और क्या बताऊं, ऐसे क्रॉस कर दे, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, अब यहाँ पर जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसी कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ये भी बात मैंने आपको अपने उसी लेक्चर में सिखाई है। वेक्टर्स की वीडियो आप देख लेना, वेक्टर्स का खेल खत्म ही किया हुआ है इस वीडियो में, समझ में आ रही बात बच्चों। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ई ए cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा ई ए sin थीटा। ऐसे ही यहाँ पर ये है ई बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ई बी cos थीटा, और वर्टिकल होगा ई बी sin। शॉर्ट में बता दूं, जिधर से एंगल बना होता है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एंगल हमें नहीं पता होता उसे वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, और sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही बात यहाँ तक। अब ध्यान दो जरा, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों चार्ज की पी पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, ये भी 13 ये भी 13, तो दोनों चार्ज पी पॉइंट पर सेम ही फील्ड बनाएंगे। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बाय ड्यू टू ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी होगा। मैग्नीट्यूड में दोनों फील्ड बराबर होंगे, बट डायरेक्शन अलग होगी, पर मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, बिल्कुल, ठीक है। तो जो वैल्यू ए की आएगी वही वैल्यू किसकी आएगी, ईबी की। अब यहां ध्यान दो जरा, ई ए साइन थीटा तो ऊपर की तरफ लग गया, और ई बी साइन थीटा नीचे की तरफ लग गया। सिंस ई ए साइन थीटा इक्वल टू ई बी साइन थीटा, क्योंकि ई ए इक्वल टू ई बी, साइन थीटा के इक्वल है, दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। मतलब इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से बन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। cos थीटा इधर को ई ए cos थीटा, और ई बी cos थीटा, ये हो गया हमारा ई ए cos थीटा, और ये हो गया हमारा ई बी cos थीटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। अब यहाँ आ जाओ, तो पहले हम ई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यही वैल्यू ई बी की होगी, तो ए की निकालनी पड़ेगी क्योंकि सेम ही कैलकुलेशन होनी है। तो ई आ गया के क्यू अपॉन आर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया हमने, क्योंकि ये वैक्यूम में बात कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं दिया तब भी वैक्यूम मानेंगे, और वैक्यूम कह दे तो वैक्यूम है ही, ठीक है। 9 इंटू 10⁻9 चार्ज दे दिया, 10 माइक्रो, माइक्रो बताया तभी 10⁻⁻6, ठीक है। डिस्टेंस दे दी 13 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर में बन जाएगा। समझ में आ रही बात, उसका स्क्वायर कर दिया। अभी ये मैं मिटा दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए, 9 तो एज इट इज ले लो, 13 का स्क्वायर हो गया 169, ठीक है। 10⁻9 और एक 10 हो गया 10⁻10, और ये 10⁻⁻6। अब देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10⁻⁻4 ऊपर आके प्लस की हो जाएगी, तो 10⁻4 6, और सॉरी 10 और 4 14 - 6 कितने बचे, 10⁻8। तो 9 इंटू 169 इंटू 10⁻8 ये बचा है। अब जब 9 को 169 से डिवाइड करेंगे तो 0.053 आंसर आएगा इंटू 10⁻8। समझ में आ रही बात, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.053 आंसर आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि पॉइंट से पहले एक नंबर का होना जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर पॉइंट डेसिमल राइट साइड चले, कहां चले, राइट में चले, तो जो पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर जो ये डेसिमल है ये लेफ्ट साइड चले, जो पावर होती है वो बढ़ जाती, इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब देखो कितने स्टेप चलेगा, एक दो स्टेप चला तो 2 से कम हो जाएगी, ये बचेगा 5.3 इंटू 10⁻6
न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गई बात यहां तक। अब क्योंकि ये वाला आउटवर्ड डायरेक्शन बना रहा है तो अलोंग ए से पी की तरफ, और ये वाला इनवर्ट डायरेक्शन बना रहा है तो ये पी से बी की तरफ। तो ई का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही अलोंग एपी, और इस तरह ईबी की वैल्यू भी सेम आएगी बिल्कुल अलोंग पीबी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर, दोनों बिल्कुल सेम है क्योंकि ई ए ईबी के इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। केवल और केवल किसकी वजह से होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल ई ए cos थीटा और ईबी cos थीटा की वजह से होगा। और क्योंकि दोनों सिंस दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, अब देखो इसको मिटा दूं, यहां देखो ध्यान से। अब हमें पता है ई ए और ई बी सेम है, तो पहले यहां लिखेंगे ई ए cos थीटा प्लस ई बी को भी ई ए लिख सकते हैं, दोनों सेम है बिल्कुल। तो यहां भी लिख देंगे ई ए cos थीटा। क्यों? क्या? क्योंकि ई बी की वैल्यू ई ए के दोनों ई ए कर लिया। अब देखो दोनों सेम क्वांटिटी है, ये और ये, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2 ई ए cos थीटा, x प्लस एक्स 2x। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2, ई ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से मैग्नीट्यूड, cos थीटा ये रहा थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये रहा, हाइपोटेनियस 13, 5 अपॉन 13। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ये रख दिया हमने यहाँ पर, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रही बात यहाँ तक? कैलकुलेशन करके दिखाऊं, देखो 5 2 जा 10, 10 की मल्टीप्लाई 5.3 में होगी तो ये बन जाएगा 53, अपॉन में है 13 और इनटू में बचेगा 10⁶। ठीक है, अब देखो 13 को 53 को 30 से डिवाइड देंगे तो अप्रोक्स वैल्यू 4.1 आ जाएगी और इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया? इजी है बिल्कुल, एक बार नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। अब देखो, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, हम फिजिकली इसको महसूस नहीं कर सकते, केवल और केवल कॉपीज पर, नोट्स पर या फिर कोई रिसर्च पेपर पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसका। समझ में आ रही बात? तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, टेक्निक क्या है, क्या प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के, वो सारी बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो पहला बात आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व के फॉर्म में है, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है ना बात यहां तक? अब मुझे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, मान लो इस पॉइंट पर चाहिए तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दूंगा। अब जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, केवल इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगी। समझ में आ रही बात? किसी भी पॉइंट पर चाहते हो तो उसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच के आप निकाल सकते हो। और समझ में आ रही बात? उसी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखोगे तो उसी पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम होगी। क्लियर है बात यहां तक? नोट कर लीजिए इसको। अगली बात करो बच्चों, देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चार्जेस पर कैसे बनाया जाता है। देखो एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक रेडियली आउटवर्ड्स होता है, रेडियस के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन, तो सभी डायरेक्शन में होगा। और निगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बिल्कुल आप। ठीक है, और ध्यान रखना एक चीज बात, यहाँ पर सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर कोई चार्ज है तो चार्ज की सरफेस से ऐसे नहीं निकाल सकते, ये तरीका गलत है। चार्ज की सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना के निकलती है फील्ड लाइंस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना बात। ठीक है बात। अब मान लो अगर यहाँ पे कोई और चार्ज ना हो, निगेटिव चार्ज ना हो, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है और टर्मिनेट कहां पे जाकर होंगी? इन्फिनिटी पे। मान लो ये आइसोलेट है, दुनिया में और कोई है नहीं इसके अलावा, तो इससे जो फील्ड लाइन कहां तक ट्रेवल करेंगी?
इन्फिनिटी तक ट्रेवल करेंगी, इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट होंगी। और मान लो अगर निगेटिव चार्ज अकेला हो, यहाँ पर और कोई ना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी पे ओरिजिनेट हुई है और यहाँ पर आकर टर्मिनेट हुई है। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर दो चार्जेस एक दूसरे के पास रखे हो तो इसका मतलब है यहाँ से निकलेगी या यहाँ पे टर्मिनेट होंगी। ऐसे चलते, पॉजिटिव से निकलते निगेटिव पे टर्मिनेट होती है। ठीक है बात यहाँ तक? इस तरीके से ये भी घूम के पूरा इधर से आएगी, ऐसे ही ऐसे पूरा घूम के इधर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से होता है। पॉजिटिव से जनरेट होती है, निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। अगर आसपास कोई निगेटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होंगी, और आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी पर जनरेट हुई होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें दिखाया गया है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या एक दूसरे को काट सकती है नहीं, ये बात को पता लगाते हैं। चलो, यहाँ पे दिखाया गया है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक तो ग्रीन वाली है, एक ये ब्लू वाली है। दोनों ने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब एक कॉमन पॉइंट हो गया दोनों के ऊपर। अब अगर मुझे इसी पॉइंट पर ब्लू की डायरेक्शन चाहिए तो मैं इसी पॉइंट पर ब्लू के ऊपर टेंजेंट खींच दूंगा, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन। और इसी पॉइंट पर, क्योंकि ये पॉइंट ग्रीन पर भी है, तो इसी पॉइंट पर ग्रीन पे डायरेक्शन चाहिए तो ग्रीन पे टेंजेंट खींच दूंगा। अब एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन है, कितनी? दो डायरेक्शन। और ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट है दोनों फील्ड लाइन का, मतलब ग्रीन के पास भी दो डायरेक्शन हो गई, ब्लू के पास भी दो डायरेक्शन हो गई। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? आगे जाके चेंज कर ले वो अलग चीज है, बट एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। क्लियर होगी बात यहां तक? अब ये देखो बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ध्यान दो, आपने देखा होगा कि अगर आप चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज आता है तो फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, बट दूर जाने पर फोर्स क्या होती है? वीक। फोर्स वीक होने का मतलब क्या है? फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया, और पास आने पर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो इस बात का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी पर। डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपॉन एरिया। अब मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, ये कोई हमारा चार्जेस से फील्ड लाइंस निकल रही है, ये कितनी होगी? 4 दूनी 8, 9 लाइंस है। अब अगर मैं इस रीजन में निकालू तो P2 का जो एरिया है वो छोटा है P1 से, यानी P1 बड़ा एरिया है। अगर मैं P2 रीजन पे देखूं, क्योंकि एरिया कम है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही? फील्ड लाइन तो सेम है, दोनों से सेम निकल रही है, ठीक है। और अगर एरिया जैसे P1 के लिए एरिया ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो गई होगी। समझ में आ रही बात? मतलब जहां पर डेंसिटी ज्यादा वहां पर फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जहां पर डेंसिटी कम यहाँ पर कम है डेंसिटी। देखो इतने बड़े एरिया से बहुत कितनी थोड़ी सी लाइन निकल रही है, छोटी सी ज्यादा लाइन निकल रही है। यहाँ पे गैप कम भी है बीच में, यहाँ पे गैप ज्यादा भी है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी फील्ड की, फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग, इसलिए चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखो यहाँ पे कितना डेंस है, तो यहाँ पर सब इन दोनों से भी ज्यादा होगा फील्ड की वैल्यू। समझ में आ रही बात? और यहाँ पर आपने कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रख दिया तो यहाँ पर फोर्स जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है बात? अब आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ये अबे टू डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज लेस, आगे जाने पर डेंसिटी कम होगी, पीछे आने पर डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वहां पर फील्ड वीक है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो चार्ज के जितना पास रहेंगे उतना ही ज्यादा इफेक्टिव फील्ड मिलेगा। समझ में आई बात हमें? और उतनी ज्यादा लाइंस मिलेंगी। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दो जरा। मान लो एक चार्ज है ये Q और इसका मैग्नीट्यूड है इसका डबल। मान लो आपने इससे दो लाइंस निकाल दी, तो आपको ये डबल मैग्नीट्यूड का है तो उससे चार निकालनी पड़ेगी। जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस।
ठीक है, यहाँ पे 2 दिखा रहे हैं, 4 दिखानी पड़ेगी, यहाँ 4 दिखाओगे, यहाँ 8 दिखानी पड़ेगी, यहाँ 16 दिखाओगे, यहाँ 32 दिखानी पड़ेगी। और अगर 3 क्यू है, अगर यहाँ पे 8 दिखाई तो आपको 24 दिखानी पड़ेगी। समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो इस तरह से काम करते हैं। कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी ये डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। ठीक है बात यहाँ तक? अब देखो हमारे उसमें 2 तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ पैरेलल यूनिफॉर्म स्पेस्ड लाइंस। पैरेलल होनी चाहिए और इनका स्पेस, बीच का स्पेस भी इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये जो फील्ड है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। जितना फोर्स यहाँ लगेगा किसी चार्ज पर उतना यहाँ लगेगा, उतना यहाँ लगेगा। मतलब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के और इक्वल होगी सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3 पॉइंट दिखाए ना मैंने यहाँ पर, चेंज नहीं होगा। अगर इनके बीच की सेपरेशन आपने थोड़ी सी भी अस्त व्यस्त कर दी या फील्ड बिल्कुल कर्व की फॉर्म में आ रहा है, कहीं पे भी वैल्यू अलग अलग है। देखो डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा हो गई। जितने क्लोज उतनी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे फील्ड को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ऐसे फील्ड पर अलग अलग पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ पे सेपरेशन ज्यादा है मतलब डेंसिटी कम है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, सबसे ज्यादा डेंसिटी है सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बड़ा होगा, उसके बाद बी पर होगा और उसके बाद आएगी बारी ए की। इतनी बात अच्छे से दिमाग में डाल लो आप, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल्स करने में भी आपके काम में आएंगे और इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, आप वीडियो को पॉज करें और एक बार अपने से इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करें और फिर मैं इसको कराऊंगा, ठीक है। बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे बोला गया कंसीडर द सिचुएशन शो इन द फिगर बिलो। इस फिगर के अंदर कंडीशन दी गई है। देखो क्या है सिचुएशन, क्या है ये। यहाँ पर 2 चार्जेस है Q1 और Q2। Q2 से तो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और Q1 पर फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं। मतलब बाहर किससे निकलती हैं? पॉजिटिव चार्ज के लिए। मतलब जो Q2 है हमारा वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ये तो बात क्लियर हो गई। इसकी तरफ को आ रही है फील्ड लाइंस, मतलब Q1 जो है हमारा वो निगेटिव चार्ज है, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंड करता है फील्ड लाइंस पर, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर, ठीक है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर। समझ में आ रही बात यहाँ तक? देखो Q2 से कितनी चार्ज कितने निकल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फील्ड लाइंस निकल रही है बाहर। तो जो Q2 है उसका मैग्नीट्यूड लगभग 18 के उसके इक्वल है, या हम कह सकते हैं Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C18। C18, C कोई कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? और ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लगा लो। Q1, Q1 पे कितनी फील्ड लाइंस है? 1 2 3 4 5 6, 6 है। -6 कर लो, ये +18 कर लो, ठीक है। तो Q1 हो जाएगा -C6। समझ में आ रही बात यहाँ तक? हमसे पूछा इफ द लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसने कहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड के, ठीक बात है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द Q1 अपॉन Q2? तो Q1 अपॉन Q2 देखो -C6 अपॉन +C18, ठीक है। C से C कटेगा, 6 3 जा 18, ये आ गया -1/3। क्लियर है बात यहाँ तक? एक बार आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी देता हूँ मैं इसका। देखो जरा Q1
चार्ज का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल करता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फॉर Q1, माइनस लगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस N1 इक्वल टू -6 हो गया। जो Q2 है हमारा मैग्नीट्यूड है सेकंड चार्ज का, वो डिपेंड करता है उसके फील्ड लाइन पे Q2 की, वो कितनी है 18, -6 अपॉन -1/3। समझ में आ गई बात? यहाँ तक आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, जल्दी नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने, इसे देखिए और फटाक से एक ही मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है? जल्दी स्क्रीन को पॉज करो, आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। बच्चों देखिए जरा, बच्चों ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर 3 पॉइंट्स हमें बताए गए हैं ए, बी एंड सी। इससे बोला गया फिगर शो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करस्पॉन्डिंग टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लाइंस दिखाई गई हैं वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ईए जो ईए बताया गया है यहाँ पर, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। ऐसे ही ईबी बी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे ही ईसी सी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, हमें इनमें से सही ऑप्शन बताना है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर डेंसिटी बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ पे सेपरेशन है वही सेपरेशन बिल्कुल यहाँ पर है, सेम टू सेम बात है। यानी कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के। मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, बी पॉइंट पर डेंसिटी कम हो गई, फील्ड लाइन से भी जो गैप बढ़े डेंसिटी कम हो गई, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल तो नहीं है, ये भी कट हो गया। दूसरी बात, बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्योंकि कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, जितनी दूर लाइंस होंगी उतना ही वीक फील्ड होगा। मतलब बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों से छोटा होगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? मतलब हमारा ये ऑप्शन सी सही हो गया और ये तीनों खराब। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, नेक्स्ट बात देखते हैं बच्चों। ये तो बात यही लिखी हुई है, मैंने सॉल्व करा दिया हमने आपको। ये समरी है बच्चों, ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन, हमने क्या क्या पढ़ा है आज की वीडियो में एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, the electric field at a point is defined as the force experienced per unit charge at that point। अब देखो, if q इक्वल टू 1 कूलम, अगर मैं 1 रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा फोर्स के। मतलब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उस फोर्स के इक्वल होता है। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ में आ गई बात? यहाँ तक यही बात लिखी हुई है, यही फॉर्मूला बनाया हुआ उससे। ठीक है, अब हमें पता है फोर्स होता है के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने वो चार्ज से डिवाइड कर चार्ज कर दिया यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए वो चार्ज है क्यू और उसके उससे आर डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। The resultant electric field at a point due to several charges equal to vector sum of the field due to individual charges। किसी भी पॉइंट पर अगर आप कई सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, आप उन सभी चार्ज ने, इंडिविजुअल चार्ज ने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना है किसी पॉइंट पर, उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करके आप निकाल पाएंगे। ठीक है, if a field line is a curve, the direction of the tangent at the point indicate the direction of the field at that point। किसी भी पॉइंट पर अगर आप डायरेक्शन चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, तब उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दिए, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट पॉइंट करिएगा वही डायरेक्शन किसकी होगी? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इफ ए सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, जनरेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट खत्म हो जाती हैं। ठीक है, अगर आइसोलेटेड चार्ज की बात करें, जैसे पॉजिटिव चार्ज ही है इस नेचर में और कोई है नहीं, तो जनरेट कहां से होंगी? पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहां होंगी? जाके इन्फिनिटी पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे जाएंगे। नेगेटिव चार्ज आसपास तो कहीं है नहीं, तो कहां पे मिलेगा? जाके इन्फिनिटी पे, वहीं जाके टर्मिनेट होंगी। अब अगर सिर्फ नेचर में नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, आइसोलेटेड चार्ज है, तो कोई और चार्ज नहीं है उसके आसपास, तो जनरेट कहां हुई होगी? पॉजिटिव चार्ज से। अब पॉजिटिव आसपास तो है नहीं, तो कहां पे मिलेगा? इन्फिनिटी पे, तो वहां से जनरेट होगी और टर्मिनेट कहां होंगी? उस नेगेटिव चार्ज पर। समझ में आ गई बात यहाँ तक? टू फील्ड लाइंस कैन नेवर
क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही कॉमन पॉइंट हो जाएगा। कॉमन पॉइंट पर एक से ज्यादा डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन आ जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। The magnitude of the electric field is represented by the density of electric field line. The more dense the line, the stronger the field. अगर आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जाना है, कंपेयर करना चाहते हैं दो पॉइंट्स को, तो ध्यान रखें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज होंगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। और जहां पर उनके बीच की सेपरेशन थोड़ी ज्यादा होगी, यानी कि डेंसिटी कम होगी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। क्लियर है बात? तो ये पूरा लेक्चर आपको होप अच्छे से समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अच्छे से जान चुके होंगे, क्वेश्चन भी आपको मैंने कराए हैं इसके रिलेटेड। जैसे ही हमारा ये सीरीज खत्म होती है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराना शुरू कर दूंगा, ठीक है? तो आप इस वीडियो को देखिए, एक बार ना देखा, दो बार देखिए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता, ठीक है बात? और अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मेरे से पहले चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको पहले अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। गॉड ब्लेस यू।